मैं हूं हबीब जतोई एसजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। मौजूद नाजरीन, आज का हमारा मौजू है ईरान सऊदी के बीच में जो सुलह हुआ है, जो डील हुई है चीन के मीडिएशन से, चीन के जो है वो सालसी में। हम आज उसके जो नताइज हैं और उनके जो असरात हैं वो दुनिया पे और मशरक़ वस्ता पे और हमारे इलाके पे, सब कॉन्टिनेंट में क्या पढ़ेंगे मुख्तसरन हम, क्योंकि ये मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन इंतहाई इख्तिसार के साथ हम 3 चीज़ों पे जो है वो फोकस करेंगे। नंबर 1 के सऊदी और ईरान के ताल्लुकात जो माजी में रहे हैं उनका जायज़ा लेंगे मुख्तसरन, और इस डील से जो असरात हैं वो क्या होंगे ईरान और सऊदी के माबैन या उनके मुल्कों पे, और उसके साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट पे, वेस्ट एशिया पे, इस सारे खित्ते पे क्या असरात पड़ेंगे। तो हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। दूसरा नाज़रीन, हम इसी के साथ जैसे कि कहा जा रहा है कि ये जो डील है सऊदी और ईरान की जो डील चाइना ने कराई है, उसकी मीडिएशन में जो हुई है, पूरी दुनिया में जो एनालिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कर रहे हैं कि ये जो डील है वो 9/11 से भी बड़ा वाक़या है अमरीकी नुक्ते निगाह से, कि जितना अमेरिका को 9/11 में उसके इमेज को नुकसान हुआ था, उससे भी ज़्यादा अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान हुआ है। और इस डील को डील ऑफ द डकेट्स भी कहा जा रहा है कि कोई 7-8 दहाइयों के बाद जो है वो मशरक़ वस्ता जो है वो अमेरिकी गिरफ्त जो है, अमेरिकी जो 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 जियो स्ट्रेटजिक पॉलिटिक्स है उसकी गिरफ्त से इस डील पे अगर जो डील हुई है उस पे पूरी तरह से अमल हो जाता है और दोनों ममालिक चीन की क़यादत में या चीन की सालसी में उन नुकात पे जो है वो पूरी ईमानदारी से अमल करते हैं जो इस डील में तय किए गए हैं, तो उस पर भी हम आते हैं कि डील के क्या नुकात हैं। अगर पूरी तरह से अमल करते हैं तो जो ये है वो अमेरिका के लिए 9/11 से भी बड़ा वाक़या करार दिया जा रहा है। तो इस हवाले से हम चीन और अमेरिका के बीच में जो ताल्लुकात हैं उसका भी मुख्तसरन जायज़ा लेंगे, और आखिर में हम नाज़रीन इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि इस डील के हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, इंडिया और पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे और उनके लिए क्या मौक़े हैं। तो इन 3 नुकात पे हम इन 3 नुकात का हम मुख्तसरन जायज़ा लेंगे। जैसा कि नाज़रीन आपको मैंने बताया कि पूरी दुनिया में जो तज्ज़िया निगार हैं वो इस डील को बहुत बड़ी डील करार दे रहे हैं और इसको डील ऑफ द डकेट्स कहा जा रहा है और 9/11 से भी बड़ा वाक़या करार दिया जा रहा है। तो नाज़रीन इसको ये जो डील हुई है वो चाइना की सालसी में 6 मार्च से 10 मार्च तक टॉक्स चलते रहे और इन 5 दिन के अंदर पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया गया। और जो सदियों से जो राइवलरी रही है, ये जो तनाज़ा रहा है, दुश्मनी रही है ईरान और सऊदी अरब के बीच में, तो उसके ख़ात्मे का एक मुआहदा किया गया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पस मंज़र में देखा जाए तो ये सऊदी अरब और ईरान का तारीख़ी तौर पर तनाज़ा रहा है, और जब अरबों ने ईरान पे कब्ज़ा किया तो नाज़रीन आप में से बहुत सौ को पता होगा कि ईरान के जो कौमी शायर ख़वारज़मी है उसने बहुत बड़ी उस वाक़े पे, उस अरबों के ईरान पे कब्ज़े को इतना नफ़रत अंगेज़ तरीके से अपनी एक शायरी के लाइन में कहा था कि खुदा से शिकवा की थी, आसमान से शिकवा की थी कि आपने, जैसे हम सिंधी में जिसे हम कहते हैं कि उसका तर्जुमा है कि हमने ये आसमान तो गिजू ने गोन के जो है वो असांजे मथा ईरानी जे मथा काबिज़ किया हुआ। उसके कहने का मतलब था कि ईरानी एक सिविलाइज नेशन है, नो डाउट, सदियों से, हज़ारों सालों से एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, और अरबों का उन पे कब्ज़ा और गलबा जो था वो ईरानियों को बिल्कुल ही पसंद नहीं था और उसको वो बहुत ही
नफरत की निगाह से देखते हैं। और उसके बाद जो जो एक सदी की जो पूरी सियासत है, कम से कम 7-8 दहाइयों से ईरान और सऊदीया न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पे कर रहे हैं, लेकिन पूरे मिडल ईस्ट में, पूरी इस्लामी दुनिया में उन्होंने शिया और सुन्नी का जो तनाज़ा खड़ा किया और उसकी जद में जो बहुत बड़ी प्रॉक्सीज वार चली, जैसा कि आज भी इराक में, सीरिया में, लबनान में और यमन में एक बहुत बड़ा जो है वो कन्फ्लिक्ट है, वार जोन है वहाँ उस मुल्कों में। जो जो वहाँ की आबादी है, उस मुस्लिम आबादी है, उनको शिया और सुन्नी में बांट दिया गया है। कुछ हथियारबंद जो प्रॉक्सीज हैं उनको ईरानियन फौजी और माली मदद और पैसे की मदद करते हैं, और कुछ को जो है वो सऊदी वाले करते हैं। तो ये मुल्क जो है वो एक बड़े लंबे अरसे से सिविल वार्स में जो है वो मर रहे हैं, और लाखों लोग उनके इस सिविल वार में कत्ल हो चुके हैं, और लोगों ने बहुत एक अजाब की ज़िंदगी देखी है और दहाइयों से वो अजाब भुगत रहे हैं। तो एक उम्मीद पैदा हो गई है कि जो मुसलमान जितने ममालिक हैं उनमें कोई बेहतरी आएगी और प्रॉक्सी वार्स ख़त्म होंगी, और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट और ईरानियन सपोर्ट और सऊदी इंटेलिजेंस सपोर्ट, ये सारी सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी, और ये जो मुसलमान माशरे और ममालिक हैं इनमें कोई अच्छी सी बेहतरी आ जाएगी। और उसके साथ साथ ईरान और सऊदी अरब के इतने बड़े वसाइल, इतने बड़े माली वसाइल और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतनी बड़ी फौजी सलाहियतें जो नेगेटिवली लोगों को और शिया मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स में एक दूसरे के प्रॉक्सीज को लड़ाने के लिए जो इतने बड़े अरबों खरबों डॉलर्स और रियाल्स खर्च किए जाते रहे हर साल, वो बच जाएंगे। और ये दोनों ममालिक अब अपने मुल्क और अपने अवाम की तरक्की के लिए वो अरबों खरबों डॉलर और रियाल जो हैं वो अपने लोगों की भलाई के लिए, उनके एजुकेशन, उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए खर्च करेंगे, और पूरी दुनिया जो है वो उस बड़े कन्फ्लिक्ट से बच जाएगी। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पे सिविल वार तो नहीं है, जो ये 4-5 ममालिक जिनका मैं जिक्र किया जो दहाइयों से सिविल वार के अजाब को भुगत रहे हैं, पाकिस्तान में वो सिविल वार की कैफियत तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन प्रॉक्सीज की वजह से हजारों शिया और हजारों सुन्नी और हजारों मुसलमान मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में कत्ल होते रहे हैं। मुसलमान के हाथों मुसलमान कत्ल होता रहा है, और एक नफरत का एक माहौल बना दिया गया है। और पूरी दुनिया में जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरी अक़वाम हैं, वो हंस रही होती हैं कि ये आपका इस्लाम है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मसलक के इख्तलाफ के बुनियाद पे कत्ल कर रहा है। तो ये सूरत हाल बेहतर होगी, और उम्मीद की जाती है कि इससे सऊदी और ईरान का ही फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन पूरी मुस्लिम दुनिया का, पूरे अरब दुनिया का, इन सब का फ़ायदा होगा। और जितने भी वसाइल हैं वो पॉजिटिवली उन कौमों के, उन अक़वाम के जो है वो बेहतरी के लिए कतब आएंगे और फ़ायदे में काम आएंगे। दूसरी पॉइंट नाज़रीन चीन और अमेरिका के हवाले से है। ये जो दुनिया के एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं, ये जो है वो बहुत बड़ा वाक़या करार दे रहे हैं, 9/11 से बड़ा वाक़या करार दे रहे हैं, डील ऑफ द डेकेड्स कर रहे हैं कि ये अनइमेजिनेबल है कि जो 7-8 दहाइयों से जिस तरह से अमेरिका इस सारे खित्ते में काबिज था, तो चीन की सालसी में अब ये चीन ने साबित कर दिया कि न सिर्फ दूसरे महाजों पर सफारती महाज पे भी वो बहुत कुछ कर सकता है। और वेस्ट एशिया जो है वो जो अमेरिका के कब्जे में था, अब वो अमेरिका के कब्जे में नहीं रहेगा, और चीन जो है वो उससे बहुत बड़े फ़वाइद हासिल कर सकता है। एक दूसरी दुनिया जो है वो शेप होने जा रही है। जैसा कि नाज़रीन आप समझ रहे हैं कि अगर इस डील पे पूरी ईमानदारी से अमल हो गया तो 3 बड़े ममालिक जो हैं वो दुनिया के पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट करने वाले 3 दुनिया के बड़े ममालिक, जिसमें सबसे पहले सऊदी अरब, ईरान और रशिया होंगे। ये 3 सबसे बड़े जो पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक होंगे, वो तीनों जो है वो अमेरिका की कैंप में नहीं होंगे, अमेरिका के मुखालिफ कैंप में होंगे। वो चीन और रूस की कैंप कहा जा रहा है। तो उन सारी
उन कैंप्स में होंगे। और इससे जो सबसे बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है वो डॉलर को खतरा है, क्योंकि जो ब्रिक्स के ममालिक हैं और ये जो दूसरे ममालिक हैं उसमें इंडिया भी शामिल है कि वो ये सब कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो अपना तेल को जो इंपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक या एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं किया जाए लेकिन किसी और करेंसी में किया जाए। जैसे ईरान, जैसे इंडिया और तेल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, तो वो डॉलर में नहीं कर रहा, या चीन और रशिया जो ट्रेड कर रहे हैं वो डॉलर में नहीं कर रहे। तो इससे जो है वो पेट्रो डॉलर की जो सियासत है, जिसकी वजह से डॉलर की ताकत की वजह से, डॉलर की स्टेबिलिटी की वजह से, और हर मुल्क को क्योंकि डॉलर में तेल को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए डॉलर को अपने पास रखना, रिजर्व्स में रखना बहुत लाजिमी हो जाता है। इसी वजह से जो पूरी दुनिया पे डोमिनेंस है डॉलर की वजह से, अमेरिका की डोमिनेंस है, तो वो भी जो है वो कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस हवाले से जो नाज़रीन एक कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो जैसे कि बहुत तेज़ी से तब्दील होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है नाज़रीन। उसके साथ हम ये भी देखना चाहते हैं, हमें ये भी समझना है कि अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसमें चीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी पोजीशन मजबूत करता जा रहा है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग को ही देख लें, पूरी दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन जो है उसमें सबसे बड़ा मुल्क है मैन्युफैक्चरिंग का, जो सबसे बड़ी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो पूरी दुनिया को जो है वो सप्लाई चेन की मार्फत जो है पूरी दुनिया को सामान भेज रहा है। जैसे कि अमेरिका खुद एक चीन की जो है वो एक मार्केट बना हुआ है। तो इस हवाले से चीन बहुत बड़ा आगे है मैन्युफैक्चरिंग में। जो फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं उसमें आप 2-3 चीज़ों का ही आप जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि सोलर पैनल 90% से भी ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग चीन के पास है। इसी तरह स्टील की कहा जाता है कि 70% से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन के पास है, या फार्मास्यूटिकल का जो प्रोडक्शन है और मैन्युफैक्चरिंग है वो भी 40-45% से ज़्यादा चाइना के पास है। और मजमूई पूरी दुनिया की जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है पूरी दुनिया को, उसमें चीन का हिस्सा, जो अकेले चीन एक मुल्क का हिस्सा है वो 30 से 35% कहा जा रहा है। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और जाहिर है कि चीन पूरी दुनिया को जब वो प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो जाहिर है जो कमाएगा, जो पैदावार करेगा, जो प्रोडक्शन करेगा वही आगे होगा। और जो सिर्फ खरीदार है, जो मार्केट बन गया है, तो वो आगे नहीं चल सकेगा। तो वो जो यूनिपोलर अमेरिका की जो हेजमनी थी पूरी दुनिया पे, तो वो पूरी दुनिया के एनालिस्ट कर रहे हैं कि वो जैसे टूटती हुई नज़र आ रही है। न सिर्फ ये कि नाज़रीन आप फौजी नुक्ते निगाह से भी देखें तो हम एक छोटा सा मिसाल दे देते हैं। अभी से एक पेंटागन जो अमेरिकी डिफेंस का इदारा है उसकी एक रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड आफ्टर फॉल ऑफ ताइवान, ताइवान के गिरने या शिकस्त खाने के बाद की दुनिया का उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, और उसमें अमेरिकन सर्विंग जनरल्स और जो रिटायर्ड जनरल्स हैं बड़े बड़े, उनका भी इनपुट शामिल है। तो उस रिपोर्ट में नाज़रीन ये कहा गया है कि अगर चीन ताइवान पे हमला करेगा तो उस सूरत में उसको रोकने के लिए अमेरिका के पास वो फौजी वसाइल नहीं है, वो फौजी हथियार नहीं है कि वो चीन को रोक सके। उनकी अपनी रिपोर्ट में वो कहते हैं कि चीन को रोकने के लिए एंटी शिप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए अमेरिका को, वो 1000 से 1200 होने चाहिए, जबकि अमेरिका के पास इस वक्त जो है वो सिर्फ 250-250 जो है वो एंटी शिप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। और उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की जो ईयरली सालाना कैपेसिटी है लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने की वो 38 से 88 तक है, कि कितनी भी कोशिश कर ले फुल प्रोडक्टिविटी, फुल जो ताकत से, फुल अपनी जो वसाइल से को इस्तेमाल करके भी अमेरिका सालाना
38 से 88 जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल बना सकता है, जबकि उसको चाहिए 1000 से 1200 लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर चीन ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका उसको रोक नहीं सकता। और नाज़रीन, उसके बाद जो अभी जो इस सही सूरत हाल में आप हमारे लिए जो चीज़ समझने की है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान में रहने वाले कौमें हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, पश्तून हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ी सूरत हाल जो अभी एक रिपोर्ट आई है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो अमेरिकन जो इदारा है ODNI, ऑफिस ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ODNI 18 अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। पूरे अमेरिका में 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। उन सब की कंबाइन मिला के उसको इंटेलिजेंस कम्युनिटी कहा जाता है, और उसकी ऑफिस है ODNI, ऑफिस ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। उसकी ताज़ी रिपोर्ट में जो नाज़रीन कहा गया है कि दुनिया में जो सबसे बड़े तनाज़े हैं आने वाले साल या आने वाले चंद सालों में, बड़े जो तनाज़ात, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वार जोन्स हैं, जहाँ पे जंगें हो सकती हैं, वो दो जगह हैं। एक इंडिया और पाकिस्तान, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो सकती है, और दूसरा जो है वो इंडिया और चाइना की जंग हो सकती है। ये दोनों इस रिपोर्ट्स में ODNI के इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों के लिए और हमारे लिए सीखने की बात यह है कि इंडियंस बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो आज ये कह रहे हैं, उनकी आप फॉरेन मिनिस्ट्री को देख लें, आप उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्रीज को देख लें, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें किसी की जंग में नहीं पड़ना। इवन पाकिस्तान के बारे में वो कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के मामलात में नहीं पड़ना, और ना ही हमें चाइना से किसी कन्फ्लिक्ट में जाना है। वो चाइना से भी अपनी दोस्ती का ताल्लुकात, और आज भी बहुत बड़े तादाद में चाइना से वो ट्रेड कर रहे हैं, इंडियंस ट्रेड कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम ये कह रहे हैं कि इस हवाले से जो है वो इंडिया तो खुद को बचा लेगा, और वो इंडियंस चाइना के साथ अपने मामला ठीक कर लेंगे। लेकिन ये ना हो कि हम किसी गलती की वजह से अमेरिकन के किसी स्ट्रेटेजिकल उसमें जो है मफादात में, या उनकी चालाकी में, उनके मफादात में हम किसी जंग में खुद को फंसा लें, इससे हमें बचना है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा मसला है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के मफाद में ये है कि किसी जंग में हमारे हुक्मरान तबकात खुद को न ठोंसें, किसी और की लड़ाई में, किसी और की जंग में हमें नहीं लड़ना चाहिए। नाज़रीन, यही हम चाहेंगे कि एक दिन हम जब सुबह को उठें तो हमें ये खुशखबरी मिले कि इंडिया और पाकिस्तान ने भी अपने जितने तनाज़ात थे वो सारे हल कर दिए, और उन्होंने वायदा किया है कि वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और जो है वो पीस के लिए काम करेंगे, और जितने भी वसाइल हैं वो लोगों के एजुकेशन, तालीम के लिए, सेहत के लिए, और उनके खुशहाली के लिए, और उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, मैं आपसे एक बहुत बड़ी तारीखी दूसरी हकीकत भी जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि अमेरिकन्स के लिए, अब देखें, ये जो जितने भी ये जॉर्ज W. बुश से इराक के हमले से लेके आप अफगानिस्तान तक जाएं, शाम, लबनान, इराक, तो 5 लाख से ज़्यादा जो मुसलमान हैं, बेगुनाह लोग हैं, चलो इंसान तो हैं, अमेरिकन उनको मुसलमान समझे ना समझे, लेकिन इंसान है। 5 लाख लोग वहाँ पे इन अमेरिकी हमलों में मारे गए, बेगुनाह। लेकिन उन पे जो एलिगेशन इराक पे साबित नहीं हुआ कि मास डिस्ट्रक्शन के, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो सद्दाम के लिए इल्ज़ाम लगाया, वो फिर खुद अमेरिकन ने कहा कि वो झूठ था, और अमेरिकी जो एजेंसियाँ थी उनका घड़ा हुआ फ्रेब था, घड़ा हुआ झूठ था। तो इस तरह से वो अपने मफादात के लिए कुछ भी करते हैं। एक ही छोटा सा मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। यूक्रेन वार के हवाले से रशिया ने जो हमला किया 28 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, और 4 मार्च को इस्राएली वजीर आज़म ने जो है वो आके पुतिन से, जो प्राइम मिनिस्टर है रशिया के, उनसे मुलाकात की,
और ये जो वाक़या है वो अभी ताज़ा ही जो इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा है, ताज़ा ही उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें ये वाक़या उसने बयान किया है कि 28 को रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे, 28 फरवरी को हमला किया, 4 मार्च पे जो इसराइली एक्स प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट थे वो रशिया में थे, उसने प्राइम मिनिस्टर पुतिन से मुलाकात की और पुतिन से मिलते ही उसने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर पुतिन तुम जो है वो ज़ेलेंस्की को कत्ल करना चाहते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं ज़ेलेंस्की को कत्ल करना नहीं चाहता। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आप जो है वो ज़ेलेंस्की को कत्ल करना तो नहीं चाहते? तो उसने कहा कि नहीं, मैं ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के सदर को, ज़ेलेंस्की मतलब यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है, उसको कत्ल नहीं करना चाहता। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप कत्ल नहीं करना चाहता तो मैं ज़ेलेंस्की से बात करता हूँ, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से बात करता हूँ। फिर मैंने उसके इसराइली वज़ीर आज़म के, एक्स वज़ीर आज़म के कहने के मुताबिक मैंने यूक्रेन के सदर से फ़ोन पे बात की और मैंने उससे कहा कि पुतिन ने मुझे वायदा दिया है, मुझे कमिटमेंट दी है कि वो ज़ेलेंस्की को कत्ल नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो नफ्ताली बेनेट ने कहा कि मैंने उससे कहा कि ये मेरी ज़बान है कि पुतिन ने मुझे ज़बान दी है कि वो ज़ेलेंस्की को कत्ल नहीं करेंगे। तो फिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, अगर वो कत्ल नहीं करने करने का वायदा करते हैं तो फिर वो क्या चाहते हैं? तो नफ्ताली ने उसे कहा कि पुतिन कर रहे हैं कि आप नेटो में नहीं जाएंगे और आप जो है एक लेवल की वेपनरी जो है अपने पास रखेंगे। तो उस पे ज़ेलेंस्की ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर के कहने के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने डन कर लिया कि ठीक है, मुझे कबूल है। और दूसरे दिन ज़ेलेंस्की ने आके जो है केफ में आके ओपनली उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नहीं तो वो पहले ओपनली नहीं आ रहे थे क्योंकि उसे डर था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो लेकिन इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर के कहने के मुताबिक जब मैंने अमेरिकन से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर हाल में हमें रूस के साथ कोई ज़ेलेंस्की को वादे को कबूल नहीं करेंगे। फ्रांस वालों ने किसी हद तक कबूल किया, लेकिन अमेरिकन प्रेशर में उन्होंने कबूल नहीं किया। और नतीजा ये हुआ कि वो जंग, यूक्रेन की वो जंग जो 4 मार्च को ख़त्म हो सकती थी, सीज फायर हो सकता था और लाखों यूक्रेनी बच सकते थे, वो जंग ख़त्म नहीं हुई अमेरिकन जिद के लिए, क्योंकि अमेरिकन ने ये बहुत पहले से 2014 से एनालिस्ट कर रहे हैं कि ये प्लान कर रखा था कि क्रीमिया के जाने के बाद अब अगर रूस कभी हमला करेगा यूक्रेन पे या किसी भी जगह पे तो रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग की जाएगी, और उसकी उन्होंने प्लानिंग सालों से कर रखी थी। तो इस हवाले से जो है वो उस जंग में कूद पड़े और उन्होंने रशिया ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दी और पूरे यूक्रेन को तबाह बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ अमेरिकन की जिद की वजह से। तो इस हवाले से और आप देख लें कि अभी कल की बात मैं कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बहुत बड़ी रिपोर्ट है, अमेरिका के बहुत बड़े जो रिनोन जर्नलिस्ट हैं सैमुअल हैरिस की रिपोर्ट आई है कि ये जो ब्लैक सी में रूसी जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ गई थी, वो अमेरिकी सीआई का काम था, सीआई का सबोटेजिंग एक्ट था। जब उससे पूछा गया कि क्या आप इसको दहशतगर्दी करते हैं, तो उसने कहा कि दहशतगर्दी छोटी चीज़ है, मैं इसको एक्ट ऑफ वार अगेंस्ट रशिया कहता हूँ। तो अमेरिकन इस हद तक आगे चले गए हैं, वो रूस और चाइना, क्योंकि वो चाइना और रूस को किसी कीमत पे रोकना चाहते हैं। और इस हवाले से हमें डर है कि उनकी इस जंगी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि हम बहुत ही IMF और अमेरिकी शिकंजे में काबू हैं, किसी ये न हो कि हमारे हुक्मरान तबके जो हैं वो उस जंग में अपने मुल्क को झोंक दें, तो उस हवाले से ये बिल्कुल ही गलत होगा। और जो नाकदीन हैं, जो तजियाकार हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एक बहुत बड़े नाकदीन की राय ये है कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को वेपन्स फराहम कर रहा है, ताकि पाकिस्तानी अख्तियारीज़ ने उसकी जो है वो तरदीद कर दी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो पाकिस्तान यूक्रेन वार में यूक्रेन को जो है वो हथियार सप्लाई कर रहा है। तो इन जंगों में हमें नहीं पड़ना है, हमें अपने खुद को बचाना है। पहले ही हम डिफॉल्ट के करीब हैं, हम किसी और की जंग में पड़ेंगे तो अपने लोगों का बहुत बड़ा नुकसान
कर देंगे। यही नाज़रीन हालात हैं, इंटरनेशनल हालात हैं, हमारे इलाके के हालात हैं। इन सब में हमें अपना रास्ता चुनना है, अपने लिए एक महफूज रास्ता चुनना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आखिर में हमेशा की तरह आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें कि जैसे हम अपने आवाज़ को ताकतवर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।